तोहफा 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 लाया 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 तोहफा तोहफा तोहफा। और मेरे जिगर के टुकड़ों, कैसे हो? तो अब आप ये सोच रहे होगे कि सर ये गाना क्यों गुनगुना रहे हैं। तो भाई ये जो मैं गाना गुनगुना रहा था आज की सिचुएशन पे, आज की इस वीडियो में एकदम एप्ट बैठता है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक तोहफा। अब वो तोहफा क्या है वो आपको थोड़े टाइम में पता चलेगा। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए सिर्फ 2 दिन रहते हैं, सिर्फ 2 दिन रहते हैं। तो मैं वो सेट ऑफ टॉपिक्स बना के लाया हूं हर चैप्टर से, जो आपको थॉरली रिवाइज करने हैं, जिससे मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आने के चांसेस अच्छे खासे हैं। तो भैया अपना दिल थाम के रखिएगा, क्योंकि ये आज की वीडियो आप कि 2 दिन की वीडियो, ये 2 दिन के ये जो पूरा कंटेंट है आपके एग्जामिनेशन को, इको के एग्जामिनेशन को मेरे अकॉर्डिंग यार अच्छी नीयत से बनाया गया, अच्छी इंटेंशन से बनाया गया। तो मेरे अकॉर्डिंग भैया ये आपके एग्जामिनेशन को बहुत इंप्रूव कर सकता है इकोनॉमिक्स के। तो ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपका मैं हर वीडियो से स्टार्ट करता हूं, वो है नेशनल इनकम। तो भैया नेशनल इनकम में सबसे पहले टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो जरूर कर लेना। ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो में आप सबको पता होगा भैया कौन कौन से फ्लो होते हैं। एक रियल फ्लो होता है और एक मनी फ्लो होता है। तो आजकल डायग्रामेटिक क्वेश्चंस उस पर ज्यादा बन रहे हैं, प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन आने के चांसेस अच्छे खासे हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड्स में डिस्टिंक्शन, जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है ना 3 नंबर का, वो 6 नंबर का, अब वो 6 का नहीं आता, वो 3-3 का हो गया। ठीक है, तो 3 का उसमें प्रैक्टिकल होगा, और 3 के ना ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि इंटरमीडिएट या फाइनल में डिस्टिंग्विश करो, या फिर क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, वो वाला कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। क्योंकि ये तो गारंटी है, 3 नंबर का एक प्रैक्टिकल तो है, और सोने पे सुहागा हो गया तो एक और आ जाएगा 3 नंबर का, या 1 नंबर में आपका एमसीक्यू प्रैक्टिकल आ जाएगा। उसके बाद प्रिकॉशंस कई बार पूछ लेते हैं डायरेक्टली, आपकी किस्मत रही तो वो क्वेश्चन सीधा पूछ लेगा गिव एनी 4 प्रिकॉशंस, ये वो एक्सेट्रा। देन उसके बाद जीडीपी एज अ इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर, भैया ये तो आना, मतलब ये तो लिख के ले लो, मतलब ये तो सीबीएसई खुद बोल रहा है कि ये तो मैं डालूंगा, ये तो मैं कह के लूंगा। ठीक है जी, तो ऐसे वाला सीन हो गया। उसके बाद होता है इनकम डिटर्मिनेशन चैप्टर, वर्थ 12 मार्क्स। इसमें आपका एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स, कई बार सीधा क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन करो इसके कंपोनेंट्स को। उसके बाद एपीसी एपीएस एमपीसी एमपीएस, उनके बीच में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक इवन पॉइंट पे कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है, कंजम्पशन कर्व बनाने को आ जाता है। उसके बाद सेविंग कर्व, इसके साथ डेरिवेशन पढ़ लेना, पहले बहुत आता था, आजकल ये नहीं डालते हैं कंजम्पशन और सेविंग कर्व की डेरिवेशन आपस में। उसके बाद इक्विलिब्रियम इनकम पे आपका प्रैक्टिकल आने के चांसेस अच्छे खासे हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मेजर्स तो आपके एमसीक्यू में मतलब लिखवा के ले लो, आना ही आना है। ठीक है, उसके बाद मूविंग ऑन टू मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग में फंक्शंस ऑफ मनी जो इस बार ऐड करे गए हैं। ठीक है, उसके बाद मनी सप्लाई और सिर्फ M1 के कंपोनेंट्स। ठीक है, 3 नंबर में क्वेश्चन आया था या 2 नंबर में क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन दी कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। तो आपको सिर्फ वही बताने हैं, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स एंड कॉइंस एंड करेंसीज हेल्ड बाय द पब्लिक। उसके बाद फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्रेडिट क्रिएशन भी अच्छा एक टॉपिक है, लेकिन आजकल उसके क्वेश्चंस कम देखने को मिलते हैं, तो एक बारी रिवाइज कर लेना। ठीक है, यू नेवर नो कि सीबीएसई कब एकदम से बॉम्ब फोड़ दे। उसके बाद मूविंग ऑन टू बजट, बजट में आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट तो मतलब लिखवा के ले लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ बजट, कंपोनेंट्स ऑफ बजट में आपको पता है कि भैया डिफरेंट डिफरेंट वो होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उनके डिफरेंस करने बहुत जरूरी है, क्योंकि जो थ्योरी क्वेश्चन आते हैं वो डिफरेंस के बेसिस पे आ जाते हैं इस चैप्टर में से। टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये केस स्टडी बहुत देखने को मिल रही है डिफरेंट डिफरेंट सैंपल पेपर में, कि भैया आइडेंटिफाई करो कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है, एक्सेट्रा। उसके बाद टाइप्स ऑफ डेफिसिट और उसके इंप्लीकेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ डेफिसिट का कई बार प्रैक्टिकल आया था कि फिस्कल डेफिसिट निकालो, ये वो एक्सेट्रा, तो एक बारी वो भी पढ़ लेना। मूविंग ऑन टू फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी, फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी काफी ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है इस चैप्टर में, बट इतना प्रॉब्लमेटिक चैप्टर नहीं है। मेन चीज आपने क्या करनी है ये देख लो, डिफरेंस बिटवीन डीवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर रीवैल्यूएशन या एप्रिसिएशन, ज्यादातर डीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन आता है। डिमांड और सप्लाई क्यों होती है फॉरेन एक्सचेंज, रीजन, इंपैक्ट ऑफ ऑन एक्सचेंज रेट, ये केस स्टडी आ जाती है कि गवर्नमेंट ने एफडीआई बढ़ा दी, कम कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, एक्सेट्रा, टूरिज्म बढ़ गया किसी और कंट्री में, तो उससे डिमांड और सप्लाई जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं, तो उससे एक्सचेंज रेट पे क्या फर्क आता है। बीओटी और बीओपी के साथ उसका डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस एंड करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स। कई बार वो ये एक एमसीक्यू ये भी देखने को मिल रहा है बहुत, कि भैया वो आपको एक ट्रांजैक्शन दे देगा और पूछेगा कि ये कौन सी साइड पे, मतलब डेबिट या क्रेडिट, और कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, मतलब करंट या कैपिटल अकाउंट में, तो ये जरूर पढ़ लेना। एंड उसके बाद चलते हैं हम हमारे इंडियन इको में, इंडियन इको ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसमें सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉलोनियल रूल, कि क्या किस पर्पस से वो आए थे,
रीजन फॉर स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, टू फॉल्ड मोटिव बिहाइंड डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुएज कैनाल कब खुला था? 1869, ये आपको पता होना चाहिए। डेमोग्राफिक कंडीशंस क्या है, क्या थी उस टाइम पे, एंड उसके बाद पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय ब्रिटिशर्स, स्पेशली रेलवेज कब बनी थी ये वो एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, इसमें गोल्स एक ये पढ़ लेना, 4 जो गोल्स हैं आपके। उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड सीलिंग, एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम एक्सेट्रा। ग्रीन रेवोल्यूशन हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन 1956 वाली, वो 3 शेड्यूल बनी थी, ठीक है जी, इंडस्ट्रीज के एक्सेट्रा। उसके बाद इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है और उसकी प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, तो मेनली ये पढ़ने वाले टॉपिक हैं। देन वी विल मूव ऑन टू न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म। इन न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म में इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। बाकी एक बार रीड कर लेना, लेकिन इनको थॉरली पढ़ना है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, या व्हाट आर द 2 वेज फॉर प्राइवेटाइजेशन। उसके बाद स्पेशल स्टेटस ऑफ पीएसयूज क्या है, महारत्ना, नवरत्नास एंड मिनी रत्नास, ठीक है। उसमें से महारत्नास एंड नवरत्नास पे आपको ज्यादा फोकस करना है, एक एक दो दो पढ़ लेना एग्जांपल, ठीक है। लिखने को आते हैं कई बार एमसीक्यू में, आइडेंटिफाई करने को आते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट वाले होते हैं भैल वैल और ये सब, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, हाँ एक दो टॉपिक मैं इसमें ऐड कर दूं कि डिमोनेटाइजेशन क्वेश्चन देखने को बहुत मिल रहे हैं, तो एक डिमोनेटाइजेशन भी पढ़ लेना। और जीएसटी एक बार रीड कर लेना, ठीक है, कि कितने टाइप के जीएसटी हैं ये वो एक्सेट्रा। उसके बाद चलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, वो 5 सोर्सेज हैं आपके पास। डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एज रेगुलेटर्स, जैसे एनसीईआरटी हो गया, एम्स हो गया, तो ये आपको पता होने चाहिए कौन से रेगुलेटर्स हैं। उसके बाद रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एक बार रीड कर लेना, बहुत ही इजी पीजी से है, तो आपको समझ आ जाएगा। वहां बना कर भी लिख लोगे, इट इज नॉट लाइक कि आपको वर्ड टू वर्ड याद करना है, बट थॉरली आपको पता होना चाहिए कि उसमें यार अगर कंटेंट लिखना पड़े तो मैं कैसे लिखूंगा एक्सेट्रा। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट पे आते हैं। रूरल डेवलपमेंट में आपके सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट आ जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल दोनों। नबार्ड कब बना था और क्या है एक्सेट्रा। मेजर्स टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। नॉन फार्म एरियाज हो गया आपके, फिशिंग, हॉर्टिकल्चर एक्सेट्रा। उसके बाद माइक्रो फाइनेंस, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड उनकी इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंप्लॉयमेंट एंड एनवायरमेंट चैप्टर, ये 2 अलग अलग चैप्टर है लेकिन बहुत कम वेटेज के चैप्टर है। जैसे इंप्लॉयमेंट सबसे वो है, तो इसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्क फोर्स, वर्कर्स पार्टिसिपेशन, पॉपुलेशन रेशियो, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, एंड गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज अडॉप्ट कर रही है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में चैलेंजेस टू इंडियन इन्वायरमेंट क्या है। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग एंड इट इफेक्ट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आपका वो आता है, एक आता है एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है, ठीक है जी, कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, तो एक बार ये पढ़ लेना। उसके बाद आता है लास्ट चैप्टर, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स, ठीक है। तो इसमें ग्रेट लीप फॉरवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेट प्लोरेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो रीड कर लेना। उसके बाद ड्यूअल प्राइसिंग, एक पॉलिसी उन्होंने निकाली थी चाइना ने, वो पढ़ लेना। इंडिपेंडेंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन विच ईयर, डिफरेंट कंट्रीज के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिपेंडेंस कब आए थे, ये पढ़ लेना। उसके बाद डेमोग्राफिक कंपैरिजंस आपस में, एंड फेलियर्स एंड अचीवमेंट फ्रॉम रिफॉर्म्स। तो कई बच्चों का ये क्वेश्चन आता है कि सर इसमें क्या हमें डेटा याद रखने की जरूरत है, तो भाई इंपॉर्टेंट डेटा याद रख लेना, जैसे इंडिपेंडेंस कब कौन से ईयर में हुआ था, इकोनॉमिक रिफॉर्म, थोड़ा बहुत डेमोग्राफिक की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसका क्या है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन इतना डीप में डिटेल में नहीं पढ़ना, क्योंकि चांसेस है इस पे केस स्टडी आएगी तो वो डेटा या फिर एक टेबल बेस जाएगा जिसमें वो डेटा आपको खुद देगा, आपको बस डेटा को स्टेटमेंट में लिखना, जैसे मैंने डिफरेंट वीडियोस में भी बताया है। तो भैया ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अब चलते हैं उस पे जो मैं तोहफा बात कर रहा था, और वो तोहफा है, जी हाँ बिल्कुल सही, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो मेरे अकॉर्डिंग, देखो ऐसा कोई गारंटी नहीं दे रहा मैं कि ये आएंगे ही आएंगे, बट ओवर द ईयर जितना मैंने एक्सपीरियंस किया अपने टीचिंग उसमें एक्सपीरियंस में, ओवर द पीरियड ऑफ 7-8 ईयर्स की, भाई सीबीएसई ज्यादातर इन टॉपिक से क्वेश्चन डालता है। तो भैया ये डिफरेंट चैप्टर्स के आपको एमसीक्यू, स्टेटमेंट, केस स्टडी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, मतलब जो जो एक्सपेक्टेड है, एक बारी ये जरूर प्रैक्टिस कर लेना भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट हो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम या टेलीग्राम से आप कनेक्ट कर सकते हो एडू कैप्टन के चैनल पे, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मेरे अकॉर्डिंग लगता है। आई डू नॉट गारंटी कि यही आएगा, ठीक है, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता यार, हम सीबीएसई भी पागल तो बैठे नहीं है कि भैया ऐसे ही चल जाएगा काम उनका, तो कोई ऐसी गारंटी नहीं दे सकता। बट ये क्या होता है, हर कोई ना ये एक तरीके से मतलब अपने एक्सपीरियंस से बताता है कि यार
ये क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें पिक्चर बेस्ड, ग्राफ बेस्ड, टेबल बेस्ड आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक बारी जरूर इसको पढ़ के जाना भैया, ये तोहफा है एडू कैप्टन की तरफ से आपको, तो तोहफा तोहफा तोहफा। ठीक है, तो इसमें लास्ट में जो आपका सोने पे सुहागा बोनस वो है कि डिफरेंट डिफरेंट डेट्स आपको दे रखी हैं। ठीक है जी, कौन से ईयर में क्या हुआ था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब कहीं बच्चे ढूंढते हैं कि यार एक जगह पे सारी मिल जाए, तो लो भैया मिल गई, टेंशन क्यों ले रहे हो भैया, एडू कैप्टन है तो ये डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स उसमें क्या क्या हुआ था ये सारा रीड करना, ये सारा पढ़ना। लेकिन सारी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों के डाउट आते हैं कि सर याद ही नहीं रहेगी, कैसे करेंगे इतना सारा। तो इंपॉर्टेंट जैसे मैंने बताया, चाइना की इंडिपेंडेंस कब थी, उसका फर्स्ट आर्टिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म मेन ये कर लो, पाकिस्तान का भी सेम कर लो। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासे यानी सुएज कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवेज कब आया था बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था, सेकंड आईपीआर मतलब 1956 वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमोनेटाइजेशन 2016, जीएसटी 2017, डब्ल्यूटीओ कब आया था 1995 में, गैट 1948 में। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट है वो जरूर पढ़ना। उसके अलावा ये नहीं कि रिमूवल ऑफ कोटास कब हुआ था, मेक इन इंडिया, इतना नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, तो ये बात यार, ऑपरेशन फ्लड कब हुआ था 1970, नबार्ड कब हुआ था 1982, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तपस मजमूदार कमेटी कब बनाई गई थी 1998, क्यों बनाई गई थी ये जरूर पढ़ लेना। ठीक है, तो ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये एब्रीवेशन है, एब्रीवेशन का वैसे इतना रोल नहीं होता, बट कई बार क्वेश्चन में सिर्फ ये बता देता है, कई बार सीधा फुल फॉर्म आ जाती है एमसीक्यू की फॉर्म में, तो एक बार ये भी रीड कर लेना, वन ऑफ दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो आई होप आपको आज का कंटेंट, आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो। तो भैया ये कंटेंट बनाते रहेंगे एंट्रेंस एग्जाम में, तो इससे भी बढ़िया बढ़िया बनाते हैं, ट्रिक्स बताते हैं कि कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे ही आपके आगे का फ्यूचर पूरा डिपेंड करता है। तो आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, टॉपिक वाइज आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, मेंटरशिप मिलेगी, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स मिलेंगे। ठीक है जी, और ये सब चीजें जब हम प्रोवाइड करवाते हैं तो क्या निकलती है भैया, AIR रैंक्स निकलती हैं। जैसे आप देख सकते हैं CUET में 1, 13, 24 एंड 37, IP मैट 30+ बच्चे, शहीद सुखदेव 30+ SRCC। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करवाना, जो हम बहुत ही फन तरीके से कराते हैं, तो डू चेक दैट आउट। ठीक है, तो मिलते हैं जल्द नए कंटेंट के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।